डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से या इस टॉपिक से आप कह सकते हो कि इंडिया की जो मिडीवियल हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि अभी तक अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हो तो जितने भी लोग इंडिया पे रूल कर रहे हैं तो वो सारे इंडिया में ही पैदा हुए। मतलब कोई बाहर से आके इंडिया पे रूल नहीं कर पाया है। सच हाँ, पहले इस रीजन में ग्रीक्स आते थे, ग्रीक्स रहते थे, बट काफ़ी टाइम से, मतलब इंडियन हिस्ट्री में ऑलमोस्ट फॉर लाइक 600 to 700 ईयर्स किसी भी फॉरेन इन्वेडर की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो इंडिया में आके रूल कर सके। ठीक है। तो नाउ टुडे वी वुड बी स्टडिंग अबाउट द अर्ली इस्लामिक इन्वेजन्स। सो इस्लाम, एज यू ऑल नो, इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब इस कॉन्टिनेंट का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है। ठीक है। तो आज हम यही जानने जा रहे हैं कि इंडिया में इस्लाम कब आया, कहाँ से आया। तो इस्लाम की थोड़ी सी बैकग्राउंड, हिस्ट्री की बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो मक्का मदीना का, दैट वाज द एपी सेंटर ऑफ इस्लाम। मतलब यहाँ पे ही इस्लाम जो है वो पैदा हुआ। तो प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो उन्होंने 622 एडी में मतलब प्रोक्लेम किया कि आई हियर बाय प्रोक्लेम कि आई हैव रिसीव्ड द मैसेज फ्रॉम द गॉड दैट आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। और उन्होंने जो मतलब टीचिंग्स वगैरह बताई अपने लोगों को, तो वही आगे चल के इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो गई। तो ये सारा कुछ हुआ 622 एडी के अराउंड। तो जैसे ही ये इस्लाम रिलीजन फाउंड हुआ तो उसके 10-15 साल के अंदर ही, मतलब जो भी लोग इस्लाम को फॉलो करते थे, तो वो ये देखो यहाँ पे इस्लाम पैदा होता है इस जगह पे। फिर यहाँ से लोग निकल के इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए ये दो डायरेक्शंस में फैल गए। ठीक है। इधर अगर आप आगे बढ़ोगे तो थोड़ी देर के बाद आप ये देख रहे हो ना, यूरोप स्टार्ट हो जाता है। और इधर अगर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे तो यू कैन सी यर काबुल, कांधार, इसके आगे तो इंडिया ही है। तो ऐसे ही इसी रूट से इस्लाम इंडिया आया। तो कैसे आया, कब आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो ये देखो, इस्लाम से पहले, इस्लाम तो अराउंड 622 एडी के आसपास स्टार्ट हुआ ना। उसके पहले भी जो ट्रेडर्स थे वो इस रूट को फॉलो करते थे। मान लो कि किसी को, ये इजिप्ट है, इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया सिटी है, तो ये उस टाइम की ट्रेड रूट है। तो इस रूट से लोग आते थे इंडिया। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये गुजरात, गोवा, केरल, कोस्टल एरियाज है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र। तो इस रीजन में बेसिकली केरल केरल आते थे वो मसाले वगैरह यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ के मसाले काफ़ी फेमस थे पूरी दुनिया में। तो बेसिकली केरल के आसपास वो आया करते थे बहुत पहले टाइम से। सो आप ये देख रहे हो ना, ये अरब, ये तो अरेबियन पेनिनसुला है ना। तो अरब्स आया करते थे जहाज़ में बैठ के केरल। तो यूज टू विजिट दी कोंकण गुजरात कोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मालाबार यानी केरल का रीजन। तो बहुत पहले से भी इनके ट्रेड थे। और फिर वो यहाँ से आगे मसाले वसाले ले जाके इधर भी ट्रेड कर दिया करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया से ही लौट जाते थे। तो दे यूज टू ऑल्सो गो टू साउथ ईस्ट एशिया। नाउ जब इस्लाम आ गया, तो इस्लाम तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ही इसी रीजन में मक्का मदीना है। तो ये लोग जो थे इस्लाम को फॉलो करने लगे। तो जब ये इंडिया आते थे तो इनके पास एक और मिशन आ गया, क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि आप ये टीचिंग्स को पूरी दुनिया में फैलाओ। तो अब इनके पास एक ये भी था कि अब हम इंडिया जा रहे हैं तो अब हम सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि हमने जो ये रिलीजन फॉलो किया है, नया रिलीजन इस्लाम, इसकी टीचिंग्स को हम इंडिया के लोगों को भी समझाएंगे, उनको भी कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे रिलीजन को फॉलो करें। तो दैट्स वाई जो मतलब पहली कोशिश हुई इस्लाम को इंडिया में लाने की, वो ट्रेडर्स नहीं करी है। मतलब कोई लड़ वड़ के नहीं आया। तो ट्रेडर्स इस चीज़ को लेके केरल में आए थे। तो केरल के लोगों से तो पहले से ही उनके कांटेक्ट थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे, शादियाँ वादियाँ किया करते थे एक दूसरे से। तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया इस्लाम को। तो द फर्स्ट इंडियन मॉस्क, जो पहली मॉस्क यानी मस्जिद, तो मस्जिद मॉस्क क्या होती है? इस्लाम को फॉलो करने वाले वहाँ जाके प्रे करते हैं। जैसे हिंदूज टेम्पल जाते हैं, सिख्स गुरुद्वारा जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं, तो वैसे ही मुस्लिम्स मॉस्क जाते हैं। तो आप जानते ही हो। तो जो पहली मॉस्क, तो जब वो यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करने लगेंगे लोग, तो प्रे करने के लिए अपनी एक रिलीजियस साइट तो बनाएंगे ना। तो ये तो मॉस्क ही बनाएंगे, टेम्पल तो बनाएंगे नहीं, गुरुद्वारा तो बनाएंगे नहीं।
तो इन्होंने जो पहली मॉस्क जो इंडिया में बनेगी वो लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो केरल में ही बननी चाहिए, तो केरल में ही बनी। तो कहाँ उस मॉस्क का क्या नाम है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरामन जुमा मस्जिद। जुमा का मतलब होता है फ्राइडे, यानी फ्राइडे की प्रेयर के लिए, फ्राइडे की प्रेयर को जुम्मा बोलते हैं मतलब इस्लाम में। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम ही है चेरामन जुम्मा मस्जिद। तो ये कब बनी? 629 एडी में ही बनी। तो उस वक्त तो जो प्रॉफिट थे जिन्होंने इस्लाम को स्टार्ट किया था वो जिंदा ही थे, तो उनके जीते जी ही ये मॉस्क केरल में बनी थी। तो इनको बनवाया किसने था? तो प्रॉफिट मोहम्मद के फ्रेंड थे एक मलिक दिनार, जो कि ट्रेडर भी थे, ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया आते थे, उन्होंने ही बनवाई है। हाँ, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस डिफर करते हैं कि केरल से पहले भी एक मॉस्क बन चुकी थी ऑलरेडी गुजरात में। बट कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी आपसे कोई पूछेगा तो आप ऑब्वियसली चेरामन जुमा मस्जिद ही बोलोगे। दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर। तो यू कैन सी हियर, तो ये आज चेरामन जुमा मस्जिद कुछ ऐसी नज़र आती है। कई बार इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये मत सोचना कि ये बिल्कुल उसी टाइम की है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट उमैयद खलीफत। अब आपको ये तो पता है कि ट्रेडर्स के फैलाने से तो इस्लाम फैलेगा नहीं है, तो बिल्कुल सिर्फ केरल वेरल रीजन में आते हैं। तो इस्लाम जो आया, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत उमैयद खलीफत की हिस्ट्री थोड़ी बहुत समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ से ये इस्लाम का एपी सेंटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग जो है इधर भी जाने लगे, इधर भी जाने लगे, और ये सब काफ़ी उस टाइम के ट्राइबल्स थे, तो इनके पास घोड़े वगैरह, हथियार वथियार, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। तो इनको एक नया मकसद मिल गया था, इनको दे गॉट अ न्यू मोटिव इन लाइफ दैट लेट्स गो टू अदर प्लेसेस, दूसरी कंट्रीज, दूसरे कॉन्टिनेंट्स जाते हैं और इस्लाम को प्रोपगेट करते हैं। क्योंकि इस्लाम में टीचिंग्स कहती हैं कि आप फॉलो करते हो, आप दूसरों को भी ये टीचिंग्स जाके स्प्रेड करो, पूरी दुनिया में स्प्रेड करो। तो ये लोग जाने लगे। तो अगर आप ये रूट देख रहे हो, इस रूट को समझ सकते हो, तो ये लोग इस रास्ते से होके स्पेन पहुंच गए। दिस इज स्पेन। और इस रास्ते से सारा कुछ, पूरे रास्ते में इस्लाम फैलता चला गया। तो उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी, जो लोकल लोग थे उनको हराया और उनको फोर्स भी किया कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो इस तरीके से इस रूट से लोग स्पेन पहुंच गए, और इस रूट से पहुंच गए, ये देखो बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर है ना, ये अफगानिस्तान और आज की डेट का पाकिस्तान, ये सब। तो इन सब पे इन लोगों ने काफ़ी जल्दी, मतलब विद इन लाइक 70 टू 80 ईयर, 70-80 साल में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, मतलब इस्लाम के दुनिया में आने के 70-80 साल के अंदर ही इतने बड़े रीजन में एक सिंगल फोर्स ने कब्जा कर रखा था। मतलब ये सिंगल एक ही जगह से गवर्न होता था। तो इसको हम कहते हैं उमैयद कैलिफेट। यही है उमैयद कैलिफेट। मतलब इस्लाम के ठीक 60-70 साल के अंदर देखो, इतने बड़े रीजन में सिर्फ एक सिंगल डायनेस्टी रूल कर रही थी, उमैयद कैलिफेट। और ये जो रूल कर रही थी, तो इन्होंने अपना कैपिटल सीरिया को बना रखा था। तो आज आप देख रहे हो ना, सीरिया में IS और ये सब की कहानी आप सुनते होगे। तो यही उमैयद कैलिफेट उस वक्त मतलब मुस्लिम्स ने अपना पहला कैपिटल जो इसको बनाया था। तो ना यू सी, तो अब इन्होंने अपनी उमैयद कैलिफेट बनाई ही इसलिए थी कि हमको इस्लाम को फैलाना है। तो दे स्टार्टेड डूइंग ऑल देयर एक्टिविटीज़ कि इस्लाम पूरी दुनिया में ही फैला देना है हमें। तो इंटेंसिव मिशनरी एक्टिविटीज़, तो मिशनरी का मतलब होता है कि किसी रिलीजन को फैलाने के लिए जो आप जर्नी वगैरह करते हो, मतलब दूसरे कंटिनेंट कंट्रीज जाते हो, तो जो लोग जाते वगैरह हैं उनको मिशनरीज़ कहते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही मिशनरीज़ को अब ये ऑफिशियली भेजने लगा, उनको पैसा वैसा प्रोटेक्शन दे के भेजने लगा। तो ये जो केरल में सबसे पहले, क्योंकि ऑब्वियसली केरल में ही काफ़ी फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स थे, तो केरल में जो एक कम्युनिटी थी वो पूरी की पूरी मुस्लिम मतलब बन जाती है, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है। तो उनको बोलते हैं मापिलाज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरल, ठीक है, तो मापिलाज ऑफ केरल। तो ये जो 8th सेंचुरी मतलब ख़त्म होते होते जो अरब्स हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि उमैयद कैलिफेट है क्या? उमैयद कैलिफेट तो यही है ना कि मतलब इस रीजन से स्टार्ट होके, मतलब स्पेन से आप पकड़ लो, तो ये रहा स्पेन आपका। तो स्पेन से लेके इंडियन कोस्ट तक, तो यही तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि स्पेन से लेके इंडिया तक उमैयद कैलिफत ने ही मतलब पूरी टेरिटरी कंकर कर ली थी। सो दिस वाज द पीक ऑफ द उमैयद। ये जो मैप आप देख रहे हो ना, ये पूरा रीजन, तो दिस इज़ द पीक ऑफ उमैयद कैलिफत। और ये काफ़ी जल्दी ही पीक पे पहुंच गए थे, उनको 100 साल से भी कम का टाइम लगा था। दिस ऑल
कंप्राइजेज उमैयद कैलिफेट। तो अगर आज के टर्म्स में हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्री, स्पेन, ठीक है ना, ये लिस्बन, मतलब स्पेन, पोर्ट वोट सारा इनके पास आ गया था। मोरक्को आप देख रहे हो, थोड़ा सा इजिप्ट, ये पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, अफ़गानिस्तान आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो सारा का सारा इसी मतलब उमैयद डायनेस्टी ने कंट्रोल कर रखा था। नाउ तो ये तो है कि उमैयद डायनेस्टी बन गई, इतनी बड़ी अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, पर इंडिया में क्यों अटैक किया ये हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। इंडिया में क्यों आखिर उन्होंने अटैक किया, आखिर उनको क्या वजह लगी कि चलो हम इंडिया में अटैक करते हैं। तो देखो अभी अभी इस्लाम पैदा हुआ है, तो इस्लाम के मतलब ऑलमोस्ट एट दी सेम टाइम ये जो इंडिया में रूल कर रहे थे दैट वाज किंग हर्षवर्धन। यानी जिस वक्त अरेबियन पेनिनसुला में ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, उस वक्त इंडिया में कौन रूल कर रहे थे, तो किंग हर्षवर्धन रूल कर रहे थे। बट ही टू डाइड, अगर आप पिछली वीडियोस में देखोगे तो हमने पूरी एक वीडियो में कवर कर रखा है किंग हर्षवर्धन के ऊपर। तो ही डाइड इन 647 AD, तो ये रूल कर रहे थे। तो इनकी डेथ के बाद कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ताकत इंडिया में पैदा हुई नहीं, कोई ऐसा रूलर हुआ नहीं जो इतना पावरफुल हो जाए कि किसी बाहर वाले के अटैक को डिफेंड कर दे। तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली ये सारी मैसेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन तो इनके पास थी। उमैयद डायनेस्टी के पास इतनी बड़ी डायनेस्टी बना रखी थी, ऑलमोस्ट इंडिया के बॉर्डर पे पहुंच गए थे ये लोग। तो अब इनको लगा कि चलो अब तो कोई है नहीं हमको रोकने वाला, तो अब हम इंडिया में इन्वेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी शोड यू थ्रू दी मैप में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अरब्स जो है अपने कैपिटल ही उन्होंने सीरिया को बना रखी थी। सीरिया आज पैलेस्टीन जिसको हम बोलते हैं, इजिप्ट, पर्शिया यानी उस वक्त का ईरान, और सिंध पे मतलब वो सिंध को कैप्चर करना चाहते थे। यानी सिंध यानी आज का पाकिस्तान आप कह लो, मतलब हाफ ऑफ द पाकिस्तान उस वक्त सिंध कहलाता था। तो इन 712 AD यानी ऑलमोस्ट प्रॉफिट मोहम्मद ने जब इस्लाम मतलब धरती पे आ गया था, उसके 90 ईयर्स के बाद, आफ्टर 90 ईयर्स दे वेर सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग सिंध। यानी सोचो मक्का मदीना से सिंध तक पहुंचने में, पूरा का पूरा कैप्चर करने में उमैयद डायनेस्टी को 90 साल का टाइम लगा, मतलब 100 साल भी नहीं। तो क्यों आए थे, मतलब क्या सोच के, मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि दे अटैक्ड इंडिया, दे इन्वेडेड इंडिया। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, क्योंकि आपने देखा कि उमैयद डायनेस्टी बनी ही इस बेसिस पे थी कि हमको इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाना है। तो कैलिफ, तो जो भी उमैयद डायनेस्टी का हेड रूलर होता था, चीफ किंग होता था, उसको कैलिफ की टाइटल दी जाती थी। तो जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त तो जो कैलिफ था डेमेस्कस, ये देखो सीरिया के आज की कैपिटल है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उमैयद डायनेस्टी वाले सारे के सारे जो रहते थे, अपना महल वहल बना रखा था इन्होंने, तो सीरिया डेमेस्कस में बना रखा था, तो राजा वहीं बैठता था। तो किंग कैलिफ जो था, वालिद वन, तो उसने अपने जो ट्रेडर्स आया करते थे इंडिया, उनको कहा कि अब आप जाओ और मिशनरी के फॉर्म में जाओगे, यानी कि अभी तो आप ट्रेड करने जाते हो, अब आपका एक और काम है, यू हैव टू प्रोपोगेट इस्लाम एज वेल। तो ये राजा का ये हुक्म मिला उनको, ठीक है। तो जैसा ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मर्चेंट्स आते थे, अब उनको एक और पर्पस मिल गया था कि हम इस्लाम को भी इंडिया में लेके जाएंगे। तो जो ट्रेडर्स आज तक देखो ये सारी क्या लिखा हुआ है कि खजूर वगैरह लेके आते थे और अलग अलग तरह की चीज़ें लेके आते थे ट्रेड करने के लिए, अब उनके पास एक नया पर्पस था कि दे हैव टू ब्रिंग इस्लाम एज वेल। और एक और मेन मुद्दा क्या था ना कि जो हिंदूज़ थे, क्योंकि इंडिया में तो मोस्टली उस वक्त हिंदूज़ और बुद्धिस्ट ही हुआ करते थे, तो ये दोनों रिलीजन के जो लोग होते हैं, आज भी जो हम लोग हैं हिंदूज़ और बुद्धिस्ट, तो ये सारे मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है ना। जबकि इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल मना कर रखी है कि नहीं किसी भी मतलब कंडीशन में आपको किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। तो उनको ये चीज़ बहुत समझ में नहीं आती, तो उनको ये चीज़ बहुत अजीब लगती थी कि इंडिया में कैसे लोग रहते हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं। तो उनके पास एक पर्पस था कि नहीं, हम उनके पास जाएंगे और उनको समझाएंगे कि ये सब मत करो। तो दैट वाज वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू सो। तो इसलिए आप देखोगे कि ये काफ़ी मूर्ति, मंदिर वगैरह को अटैक करने के पीछे इनका मेन मकसद यही होता था कि मंदिर में बेसिकली हम क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो इनको मतलब इस्लाम जो लोग फॉलो करते हैं उनको ये मना कर रखा है उस मतलब रिलीजन के अकॉर्डिंग कि हमको मूर्ति की पूजा नहीं करनी, ठीक है। तो द न्यू फेथ वॉज वेल रिसीव्ड बाय साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में वेल रिसीव्ड क्यों हुआ, अच्छे से लोगों ने वेलकम किया इस्लाम को। आप समझ ही सकते हो कि पहले से ही उनके रिलेशंस थे, बोट्स वगैरह आया करती थी, तो ट्रेडिंग रिलेशंस तो काफ़ी पहले से ही थे, एक दूसरे से शादियां वगैरह ये लोग किया करते थे।
तो जब उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास हम एक नया रिलीजन आपको देना चाहते हैं, क्या आप फॉलो करोगे उसको, तो इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने देखा था सबसे पहले मापिला, जो हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में। तो मुस्लिम्स वेर अलाउड टू बिल्ड मॉस्क्स। तो अगर आप ऑब्वियसली आप मुस्लिम बन गए हो, इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पूजा करने की जगह तो चाहिए। तो दे वेर अलाउड टू बिल्ड मॉस्क्स। तो जैसा कि हमने देखा कि चेरामन जो मॉस्क था, जो हमने देखा ना पहले, तो एंड वेरी सून एन इंडियन अरेबियन कम्युनिटी केम इन टू बिंग। तो जब यहाँ के लोग काफ़ी कॉन्टैक्ट एक दूसरे से बढ़ गए, रिलीजन भी सेम हो गया, तो एक नई तरह की कम्युनिटी, जिसको आप इंडियन अरेबियन कम्युनिटी कह सकते हो, दे केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो दिस सेकेंड रीज़न, तो पहला रीज़न तो था कि हमको इस्लाम इंडिया में फैलाना है। दूसरा रीज़न था कि देखो इंडिया कितना वेल्दी है आज भी। तो एंशियंट इंडिया को तो सोने की चिड़िया ही कहा जाता था। मतलब हर तरह की वेल्थ थी इंडिया में, इंटेलेक्चुअल वेल्थ, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर। तो ये सारी चीज़ें अरब्स को पता थी, तो उन्होंने अटैक कर दिया कि चलो इतनी रिच कंट्री, हमको लूटने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये देखो आज भी इंडिया में कितनी वेल्थ है। तो यह है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। तो कहा, मतलब इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, ASI जिसको आप कहते हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल एस फॉर सर्वे, आई फॉर इंडिया। तो इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इस टेम्पल में जो है 1.2, एक बहुत बड़ा खजाना है, 2-3 मंजिला खजाना है, ट्रेजर इन्होंने दबा रखा है। तो इट इज़ वर्थ 1.2 बिलियन US डॉलर। तो सोचो उस वक्त कितनी वेल्थ होगी इंडिया में। तो ये पहला रीज़न था इस्लाम को फैलाना है। दूसरा रीज़न था कि इंडिया काफ़ी वेल्दी है, इसको लूटते हैं चल के। जो तीसरी रीज़न थी कि पॉलिटिकल कंडीशन। आपने देखा कि हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। तो हर्षवर्धन एक काफ़ी पावरफुल किंग थे। तो उनकी डेथ के बाद कोई पावरफुल किंग हुआ नहीं इंडिया में, इमीडिएटली कोई ऐसा राजा हुआ नहीं कि जो इतना पावरफुल हो जाए कि दुश्मनों से इंडिया को बचा ले। ठीक है, द पॉलिटिकल मेजर फैक्टर। तो म्यूचुअल राइवलरी ऑफ द किंग, और जो किंग्स हुए भी हर्षवर्धन के बाद, वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, मतलब आपस में ही लड़ने में बिजी रहते थे। तो बाहर से आने वालों का क्या ही वो मुकाबला करेंगे। तो देखो ये लोग तो सिंध के थ्रू ही आप इंडिया आ सकते हो, क्योंकि सिंध पाकिस्तान है। तो अगर आप अफगानिस्तान और ईरान में डायनेस्टी बना रखी है आपने, आप इंडिया आना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली सबसे पहली जगह जो कंकर करोगे वो सिंध ही होगी ना। तभी आप उड़ के तो आओगे नहीं, आप तो चल के ही आओगे। तो सिंध आपके रास्ते में पड़ेगा। तो जो दाहिर का राजा था सिंध, मतलब दाहिर नाम का एक राजा हुआ करता था, वही उस वक्त सिंध का राजा था। किस वक्त? जब 90 साल ऑलरेडी इस्लाम को हो चुके हैं, और अब ये लोग कोशिशों में लगे हैं कि हम कैसे ही मिलिटरली इस्लाम को इंडिया में लेके जाएं। मतलब ट्रेडर्स जाएंगे तो छोटे मोटे लेवल पे ही इस्लाम को लेके जाएंगे ना। अगर मैं पूरी की पूरी फ़ौज भेज दूं और पूरे रीजन को कनकर कर लूं, तो इस्लाम जल्दी पहुंचेगा। तो उस वक्त सिंध का राजा था दाहिर। ठीक है, तो ये सारी खबरें अरब्स को पता रहती थी कि कोई बड़ा राजा बचा नहीं है और वेल्थ बहुत है। ठीक है, और मूर्ति वूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होके ना, उनको लगा कि नहीं, अब अटैक करना ही करना है, ये इंडियंस बिल्कुल बेकार के हैं। तो दिस इज़ राजा दाहिर, क्योंकि ये सिंध के राजा थे। सिंध आज पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है ना, मतलब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान के म्यूज़ियम में ये पिक लगी हुई है। मतलब पाकिस्तानी भी इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब भले ये एक हिंदू राजा था, लेकिन था तो पाकिस्तान के ही रीजन का ना। तो ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द लास्ट यूनाइटेड किंग ऑफ सिंध। तो सिंध एक बहुत बड़ी प्रोविंस, बहुत बड़ी मतलब सल्तनत हुआ करती थी। तो इसका राजा था। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है। तो इसको काफ़ी इज्जत मिलती है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसकी डायनेस्टी को चाच डायनेस्टी कहा जाता था। चाच, CHACH। जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी हमने देखी। ठीक है, हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी पुष्यभूति डायनेस्टी। तो ये जो राजा दाहिर जिस डायनेस्टी से बिलोंग करता था वो थी चाच। तो इन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखवाई है, उसका नाम है चाच नामा। ठीक है ना, तो इसीलिए चाच नामा जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हिस्ट्री है, इस राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इसने अपनी कहानी लिखी है। तो इसकी लड़ाई हुई, इसका मुकाबला हुआ था अरब से। तो इस बुक में तो अरबों की कहानी भी रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है ना, तो चाच नामा में एक कहानी लिखी हुई है कि मेनली अरब को ऐसा क्या हुआ, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये अपने राजा दाहिर पे अटैक कर दिया। राजा दाहिर अपनी कहानी सुना रहा है पूरी दुनिया को, इस बुक में लिखवा रखी है उसने। तो उसने लिखवाया है, उस बुक में लिखा है कि जो गवर्नर था उस वक्त ना,
ये देखो ना आप, अल हजाज, जो मतलब उमैयद डायनेस्टी के अंडर ही काम करता था, तो ईरान इराक के रीजन का गवर्नर बना रखा था इस आदमी को। तो हिज नेम वाज अल हजाज बिन यूसुफ। तो उसने ही अटैक करने की कोशिश की थी सबसे पहले राजा दाहिर पे। तो राजा दाहिर बताता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। तो हुआ ये था कि उस वक्त श्रीलंका को सेरेंदीप के नाम से जाना जाता था। ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेरेंदीप वगैरह, बस आप ये याद रख लो कि अटैक क्यों किया था। तो अटैक इसलिए किया था क्योंकि जो श्रीलंका का राजा है ये कैलिफ को गिफ्ट्स भिजवा रहा था। मतलब गिफ्ट क्या था, उसमें काफ़ी सारे स्लेव्स थे, काफ़ी सारी डांसिंग गर्ल्स थी, मतलब खूबसूरत लड़कियां वगैरह, और खजाना वगैरह भिजवा रहा था। तो देवल के पास, तो ये देख रहे हो कोस्ट ऑफ देवल, तो देवल एक्चुअली एक आज के मकरान कोस्ट, पाकिस्तान को अगर कि आप मैप को देखोगे तो मकरान कोस्ट पे एक जगह है देवल। तो क्योंकि वो राजा दाहिर का ही इलाका था, तो वहाँ पे लुटेरों ने, समुद्री लुटेरे, पायरेट्स होते हैं ना, उन्होंने उस खजाने को लूट लिया। तो खजाना भेज तो रहा था श्रीलंका का राजा, और भेज रहा था किसके लिए, तो भेज रहा था कैलिफ के लिए, और बीच में पायरेट्स ने उसको लूट लिया। ओके, तो ये बात कैलिफ को बहुत बुरी लगी कि मेरे लिए कोई खजाना आ रहा है उसको। तो उसने इसका ब्लेम डाला दाहिर पे, कहा कि तुम्हारे एरिया में देवल तो तुम्हारे हिस्से आता है, तो तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ही सेड कि दाहिर वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, मतलब कि तुमको पे करना होगा, तुम मेरे गिफ्ट्स लौटाओ या फिर मेरे को मतलब डैमेज पे करो। बट इसने मना कर दिया। ये जो दाहिर था इसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरा कोई हाथ नहीं है, किसने लूटा मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो इसी को बहाना बना के अरब्स ने इस पे अटैक कर दिया था, सिंध पे। तो बट इसको काफ़ी हिस्टोरियंस ब्लेम करते हैं। जो किंग है ये बहुत ही लेथार्जिक था, लेथार्जिक यानी काफ़ी सुस्त था, और डिसीज़न लेने में बिल्कुल वाइज नहीं था। ही वॉज़ वेरी अनवाइज एंड ही वॉज़ फूलिश। तो इसने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया अरब्स को। इसको लगा कि ये सब तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, थोड़ी ना कोई अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो इसको काफ़ी ब्लेम करते हैं हिस्टोरियंस, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे कि जब मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब से आया था जनरल, क्योंकि अरब वालों को अब इससे बदला लेना था, अटैक करना था, तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। तो जब वो आया था इससे लड़ने के लिए, तो ये कुछ करता ही नहीं है, चुपचाप बैठ के तमाशा ही देखता रहता है। और इसकी सिटीज़ थी देवल, नीरून, सहवान, ये सब ये मोहम्मद बिन कासिम एक एक करके कैप्चर कर लेता है, और ये कुछ करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो और अल्टीमेटली राजा दाहिर को मार ही दिया था इस बिन कासिम ने, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये देखो, ये है सिंध, और यहाँ पे कहीं पे देवल हुआ करता था, सी पोर्ट। तो अगर यहाँ से कोई खजाना जा रहा है कैलिफेट के लिए, तो यहाँ पे लूट लिया था, क्योंकि इस रास्ते से होके खजाना जाता था। तो यही लड़ाई की वजह बन गई, ठीक। और ऐसे भी इसकी बाउंड्री पड़ती थी कैलिफेट से, तो हमेशा अब कैलिफेट अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो सिंध को ही अपने कब्जे में लेगा, तो सिंध तो हमेशा खतरे में था ही। तो यू कैन सी दिस रूट। तो इमीडिएट कॉज तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों उन्होंने अटैक करा था, क्योंकि देवल के पास उनका खजाना लूट लिया था। किसका? कैलिफ वालों का खजाना लूट लिया था। और जब हजाज, जो कि गवर्नर था यानी कि उमैयद डायनेस्टी का ही नौकर था ये, तो उमैयद डायनेस्टी ने बोला कि जाओ वसूलो, पैसा वसूल के लाओ उससे, उसने खजाना लुटवा दिया है हमारा। तो जब ये कम्युनिकेट करता है तो दाहिर इसको मना कर दिया कि मैं कुछ भी पे वे नहीं करूँगा, मेरे अंडर नहीं है पायरेट्स। तो इसीलिए अटैक कर दिया था। तो हजाज ने, ये जो हजाज था, क्योंकि इसको ऑर्डर मिला था ना इसके बॉसेस की तरफ से, इसके बॉसेस थे कैलिफ, कि जाओ पैसा वसूल के लाओ। तो ये काफ़ी बारी अटैक करता है सिंध पे, लेकिन कभी जीत नहीं पाता है, ठीक है। तो ये तो जीत नहीं पाता है, तो ये अपने भतीजे, इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, तो उसका नाम था इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। इसको एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ, यानी हजाज का ही भतीजा है ये, भतीजा दामाद, तो ये इसको भेजता है इंडिया में अटैक करने के लिए कि मैं तो जीत नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम तो जवान हो, तुम जाओ, तुम लड़ाई लड़ो। तो यही कहानी थी। तो अब मोहम्मद बिन कासिम आता है कि मेरा चाचा मतलब तो जीत नहीं पा रहा है, तो मैं ही चलता हूँ। तो मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ जनरल ऑफ, तो ये भी तो कैलिफेट का ही नौकर हुआ ना, मतलब कैलिफेट के अंडर ही काम करता है ना। तो ही वॉज सेंट बाय द गवर्नर, अपने चाचा ने इसको भेजा था। तो ये उस वक्त 17 साल का ही था जब ये इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट करता है, यानी काफ़ी कम एज का था। तो उस वक्त जितनी कम एज आपकी होगी तो आप मिलिटरली उतना स्ट्रॉन्ग, या आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है।
तो ही वॉज वेरी बोल्ड, और तो ये बोल्ड भी काफ़ी था, एम्बिशियस भी काफ़ी था, तभी तो इसको भेजा था ना। तो ऑब्वियसली क्यों भेजा था या तो आप समझते ही हो, क्योंकि उमैयद डायनेस्टी ने ऑर्डर दे रखा था कि सिंध को कैप्चर करना है, वैसे भी सिंध वालों ने हमारा खजाना भी लुटवा दिया है। खैर वो एक बहाना था। तो ये जो है बिन कासिम अब आता है कि अब मेरे को अटैक करना है, मेरे चाचा ने मेरे को ऑर्डर दिया है, और उमैयद डायनेस्टी कैलिफ भी चाहता है, यही चाहता है कि सिंध पे अटैक कर दे। तो ये सिंध पे अटैक करता है और इसने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इंडस नदी क्रॉस करके आता है, क्योंकि जो भी ईरान से सिंध आएगा तो उसको रास्ते में इंडस नदी मिलती है, तो इंडस नदी वगैरह क्रॉस करके ये आया था। और इसने पूरे पंजाब, जो आज का पंजाब है, तो बेसिकली उस वक्त का पंजाब पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ता था, इंडिया में कम पड़ता था। आज भी आप देखोगे तो पाकिस्तान के पास भी पंजाब है, तो पंजाब एक काफ़ी बड़ी प्रोविंस हुआ करती थी। तो सिंध को तो जीता ही था इसने, और साथ में साथ पंजाब को भी जीत लिया था, और कश्मीर तक भी आया था, ये कुछ रिकॉर्ड्स ऐसा कहते हैं। ठीक है। और इसके आने से ही पहली बार सही मायने में इस्लाम जो है मिलिटरली इंडिया में आया था, मतलब लड़ाई के जरिए, बैटल के जरिए इंडिया में आया था। और इसने कई लोकल जो यहाँ की जनता थी वो तो इस्लाम को जानती ही नहीं थी, वो तो या तो बुद्धिस्ट थे या तो हिंदूज थे, तो इनको इसने काफ़ी फोर्सिबली मजबूर किया था कि मैं तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा, अदरवाइज़ तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो ये है पहला इंसान, ठीक है, जिसने मिलिटरली इस्लाम को फोर्सफुली इस्लाम को इंडिया पे अप्लाई करा था। तो ये देखो, ये मैप से आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे जहाज़ लुट गया था कैलिफ वालों का। तो सबसे पहला काम तो ये यही करेगा कि जो पायरेट्स हैं वो देवल में ही रहते हैं, चलो मैं देवल को ही बर्बाद कर देता हूँ, क्योंकि यही पायरेट्स का अड्डा है। और जबकि ये जो अपना दाहिर है, सिंध का राजा, इसकी कैपिटल ये है, और ये आप देख रहे हो ये इंडस नदी है। तो अगर कोई भी आएगा तो इंडस नदी को पार करेगा यहाँ तक पहुँचने से पहले, इसके कैपिटल तक पहुँचने से पहले। तो इसने यही किया, पहले तो देवल को बर्बाद किया, फिर इसकी कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा। तो कैपिटल की तरफ बढ़ने के जो क्रम में इसको रास्ते में कई सिटीज़ मिली थी, तो कई सिटीज़ को इसने बर्बाद कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर तक पहुंचने से पहले। तो दाहिर को तो चाहिए था कि वो इससे लड़ाई लड़े ना आगे आके, लेकिन ये काफ़ी डरपोक टाइप का राजा था, फूलिश था। इसने सोचा कि ये आएगा, 2-4 सिटीज़ को लूटेगा, 2-4 सिटीज़ को लूट के वापस चला जाएगा, मैं यहाँ सेफली बैठा रहता हूँ, मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूँ। मगर ये ऐसा है नहीं, ये पूरा डिटरमाइंड हो गया था कि मेरे को पूरे सिंध पे कैप्चर करना है। तो जब तक राजा जिंदा है तो आप कैसे कैप्चर करोगे, तो ये राजा को मारने ही आया था बेसिकली, जबकि ये बात तो इसको समझ में आई नहीं थी दाहिर को, ठीक है ना। तो कैप्चर ऑफ देवल, तो अब बिन कासिम अपना काम स्टार्ट करता है 711 एडी में, ये डेट आप याद रख लो, 711 एडी में। तो सबसे पहले उसकी खुन्नस तो देवल से ही थी, क्योंकि देवल में खजाना लूट लिया था। तो कैलिफ का ऑर्डर था कि जाओ देखो देवल में कितने बदमाश बैठे हैं, सबको ये करो, ठीक है। तो जो देवल था उस वक्त, वो दाहिर ने अपने भतीजे के कंट्रोल में छोड़ रखा था, क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स को ही राजा बनाओगे ना। तो दाहिर ने अपने भतीजे को छोड़ रखा था। तो जैसे ये बात उसके भतीजे को पता चली कि इतनी बड़ी फ़ौज लेके कोई आ रहा है अरब से, तो घबरा गया। तो 2 घंटे तक तो वो लड़ता रहा, 2 घंटे तक उसने मुकाबला किया, लेकिन 2 घंटे के बाद वो भाग गया, ठीक है। तो भाग गया, इसका क्या मतलब है कि देवल को बचाने वाला कोई रहा नहीं। तो बिन कासिम क्या करता है, वो देवल को कैप्चर कर लेता है और लोगों को ऑप्शन देता है कि अगर ज़िंदा रहना है तो इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है। तो और बेसिकली जो ये जो दाहिर था ना, वो ब्राह्मण किंग था। तो जो राजा होता है, जो प्रजा होती है, उसके रिलीजन को ही फॉलो करती है। तो जो प्रजा थी, देवल की प्रजा थी, वो बेसिकली ब्राह्मण ही थी। तो वो मना कर देते कि हम इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये उनको काफ़ी मर्सिलेसली मार देता है, लार्ज स्केल पे मार देता है। यानी पहली जो सिटी थी देवल, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हमको अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं करना है। तो देवल को जीतने के बाद इसका मकसद था कि मैं राजा के पास पहुंचूंगा और उसको मारूंगा। तो रास्ते में कई सिटीज़ पड़ी, उन सबको इसने तहस नहस कर दिया। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी थी वो नीरून की थी। तो इतनी डिटेल आप याद मत रखो, बस आप नाम याद रखो, ताकि कल को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछें तो आप ये याद रखना कि ये सारी चीज़ें बिन कासिम ने करी थी। तो नीरून को भी ये तहस नहस कर देता है, तो नीरून के किले पे कब्ज़ा कर लेता है। तो ये जो था ना, ये जो नीरून नाम की सिटी थी, टाउन था, वो दाहिर के बेटे के पास ही था। लेकिन बेटा समझ गया था कि मुकाबला करना आसान नहीं है, तो ये दौड़ मतलब वहाँ से छोड़ के भाग जाता है।
मतलब एक प्रीस्ट के हवाले कर देता है, पुजारी पंडित के हवाले कर दिया था उसने पूरे सिटी का जो गेट होता है। हवाले करने का मतलब होता है कि फोर्ट की चाबी वाबी, तो उसके हवाले करके खुद भाग गया था दाहिर का अपना बेटा। तो कासिम ने उसको बिना लड़े ही जीत लिया। जब राजा ही भाग गया, बचाने वाला ही भाग गया, तो लड़ेगा कौन। तो जो नीरून के लोग हैं उन्होंने सोचा कि हमारा राजा तो भाग गया, मतलब राजकुमार तो भाग गया, दाहिर का बेटा भाग गया, तो अगर हमको ज़िंदा रहना है तो हमको सरेंडर कर देना चाहिए। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था। तो जो नीरून के लोग हैं वो बेसिकली बुद्धिस्ट थे। तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल था जिसका रिकॉर्ड मिलता है, तो इस टेम्पल को इसने गिरवा के ना मॉस्क बनवा दिया था। इतनी डिटेल हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मॉस्क वॉस्क बनवाने के बाद वहाँ पे एक गवर्नर अपॉइंट करता है कि आज से ये एरिया मेरा है, मैं इसको कंट्रोल करूँगा, और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ता है तो इसको जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिटी मिलती है जिसको ये तहस नहस कर देगा, वो है साहवान। तो किंग दाहिर को ये सारी खबरें पता चल रही हैं कि मेरा भतीजा भी डर के भाग गया, मेरा बेटा भी डर के भाग गया, लेकिन किंग दाहिर कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, तो अब साहवान पहुंचता है ये मोहम्मद बिन कासिम। तो साहवान के साथ भी इसने वही किया। तो साहवान जो है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि किंग दाहिर ने सारे इंपॉर्टेंट जो टाउन्स थे वो अपने रिश्तेदारों को ही दे रखे थे। तो साहवान की जिम्मेदारी उसने अपने चचेरे भाई को दे रखी थी, कज़न को दे रखी थी, जिसका नाम था बजरा। ठीक है, तो उसको दे रखा था इसने। तो वो भी मतलब लड़ नहीं पाया, और क्योंकि उसके पास वहाँ पे उतनी फ़ौज वॉज थी नहीं, तो वो लड़ नहीं पाया। और इट वाज बेसिकली ये टाउन जो है मर्चेंट्स का था, पैसे वाले लोगों का था, तो लड़ेगा कौन, मतलब सोल्जर्स तो थे नहीं वहाँ। तो बज्र जो है, बज्र नाम है इसका, बज्र कुड नॉट डिफेंड द टाउन एंड फ्लेड अवे, वो डर के भाग जाता है। तो साहवान के लोग फिर से सरेंडर कर देते हैं, बचाने वाला कोई रहा नहीं। तो आप याद रखना कि 2-3 सिटीज़, नीरून सबसे पहले देवल पे अटैक किया, फिर नीरून, फिर साहवान, मतलब छोटी छोटी सिटीज़ को ये जीतता जा रहा है। फिर ये पहुंचता है सीसम में, मतलब ये सारी सिटीज़ रास्ते में पड़ रही थी। तो सीसम में क्या है, अभी अभी आपने देखा कि जो बज्र था, बज्र साहवान से डर के भाग गया था। ये बज्र कौन था, ये कज़न था, चचेरा भाई था ताहिर का। तो ये डर के भाग गया था कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा इनसे, तो ये डर के छुप गया था सीसम में। तो इसके पीछे पीछे ही बिन कासिम सीसम पहुंच गया था, उसने सीसम का भी वही हाल किया। तो उस वक्त सीसम पे एक छोटे से जाट राजा का मतलब रूल चलता था। ठीक है, बट कुछ कर नहीं पाए वो लोग खास, क्योंकि इसके पास काफ़ी लार्ज आर्मी थी, तो वो भी सरेंडर कर देते हैं। तो अभी तक दाहिर जो है सारा बैठ के तमाशा देख रहा है, लेकिन वो सोचता है कि चलो मैं कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि उसको ये यकीन था कि शायद ये 2-3 टाउन्स को लूटेगा और वापस चला जाएगा, मतलब उसको ऐसा लगता था। मतलब और दूसरी रीज़न ये भी है कि वो फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो बिन कासिम थे ये लोग काफ़ी मर्सिलेस थे और उमैयद डायनेस्टी से आए थे। तो उसको ये चीज़ पता थी कि इतनी बड़ी डायनेस्टी है, मैं तो एक छोटे से सिंध का रूलर हूँ, तो वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम अवॉइड करने तो आया नहीं था, उसको तो राजा को मारना था। राजा को मारे बिना तो आप सिंध पे कब्जा कर नहीं पाओगे, तो राजा को मारने ही आया था। तो वो क्या करता है, वो रिवर मेहरान को क्रॉस करता है। इंडस को क्रॉस कर चुका है वो ऑलरेडी। तो एक छोटी सी रिवर पड़ती थी उसके और राजा के बीच, उसका नाम था मेहरान रिवर। तो क्या करता है, मेहरान रिवर के इस तरफ, मेहरान रिवर के उस तरफ उसको राजा सब कुछ नज़र आ रहा था। ये देखो, ये राजा की टेरिटरी शुरू हो गई है, जो रेवाड़ का टाउन है। लेकिन उसके घोड़े मर गए थे, तो 2-3 वीक तक वो इंतज़ार कर रहा था बिन कासिम। लेकिन जो दाहिर है वो इतना बेवकूफ़ था कि उसको ये सब दिख रहा था, लेकिन उसने अटैक ही नहीं किया। अगर उस वक्त वो अटैक कर देता, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल हार जाता बिन कासिम। बिन कासिम के घोड़े वगैरह सारे मर गए थे और इसके सैनिक बीमार हो गए थे, इसलिए ये रुक के वेट कर रहा था कि फिर से सीरिया से फ़ौज को मंगाना है, मेरे को कैलिफेट से मदद आएगी, तब मैं फिर से उनके साथ मिल के अटैक करूँगा दाहिर पे। तो ही चोज टू रिमेन इनएक्टिव, वो कुछ करता ही नहीं है दाहिर। ठीक है, तो 2-3 वीक इंतज़ार करते हैं, इनको रीइंफोर्समेंट आ जाती है, क्योंकि पास में ही ईरान भी था, तो बहुत जल्द इनको रीइंफोर्समेंट मिल जाती है 2-3 हफ्ते में ही। फिर ये रिवर को क्रॉस करता है बिन कासिम, और रिवर को क्रॉस करके जो लड़ाई लड़ता है वो रेवाड़ नाम की जगह पे हुई थी, क्योंकि राजा का महल रेवाड़ में था। कह लो आपकी दाहिर की कैपिटल सिटी थी ये, तो रेवाड़ में होती है लड़ाई। तो वहाँ पे दाहिर खड़ा था, क्योंकि वो तमाशा देख रहा था, लेकिन इतने दिनों से वो अपनी आर्मी जमा कर रहा था। बेसिकली कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये चाहता था कि एक ही लड़ाई में लड़ पाऊँगा इनसे, तो उसी एक लड़ाई की इंतज़ार में बैठा हुआ था, क्योंकि ये जानता था कि इतनी बड़ी फ़ौज से मैं बहुत देर तक लड़ नहीं पाऊँगा। तो सारी फ़ौजों को ये बचा के रखा था आखिर के लिए। तो इसके पास 50,000 लोग थे, घोड़े,
भी थे, हाथी भी थे। तो ये सब ये इनको लेके ये वेट कर रहा था कि जब लड़ना है ये मेरे को छोड़ेगा तो नहीं, तो मैं एक ही बार लड़ के देखता हूँ, इसका जो भी नतीजा निकले। तो ये जो इसकी कैपिटल थी रेवाड़ की, तो वहाँ पे ही ये लड़ रहा था। तो रेवाड़ इज़ अ प्लेस नियर इस्लामाबाद। ओके, तो ये जो लड़ाई होती है, देखो बिन कासिम 711 में ही इंडिया आ गया है, तो उसको कुछ टाइम तो लगा होगा ना, 2-4 सिटीज़ को वो कब्ज़ा करता है, वहाँ पे लोगों को मारता वारता है, तो काफ़ी कुछ महीने बीत गए थे, तो साल बदल गया था। 712 में इन दोनों की लड़ाई होती है। तो दाहिर जो है एक एलिफेंट पे बैठा हुआ था, ठीक है, और उस दिन क्योंकि ये जानता था कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो उस दिन ये काफ़ी बहादुरी से लड़ा। तो ये समझ गया था कि अब मरना तो है ही, तो लड़के ही मरते हैं। तो ये हाथी पे बैठ के बिल्कुल अपनी पूरे सेना के को लीड कर रहा था। तभी बिन कासिम के लोगों ने क्या किया, इनके पास नई टेक्निक्स थी, ये आग वाग और गन पाउडर वगैरह रखते थे। तो वैसे ही कॉटन में आग लगा के इन्होंने एलिफेंट्स के ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया। तो एलिफेंट को अगर आप आज भी इस टेक्निक से भगाते हैं लोग जंगलों में, तो एलिफेंट आग से बहुत डरते हैं। तो एलिफेंट को जब ये एरोज़ वगैरह लगने लगे ना, तो ये गिर गया, क्योंकि एलिफेंट बिल्कुल घबरा गए। तो राजा एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ था, तो ये गिर जाता है और उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई थी, ठीक है। तो और सारे हाथी दौड़ के, क्योंकि उनके ऊपर आग लग गई थी, तो नदी की तरफ दौड़ने लगे। एक तरफ इंडस नदी थी, एक तरफ मेहरान नदी थी। तो ही इमीडिएटली रोड अ हॉर्स, तो वो घोड़े से तो गिर गया, तो बहुत सारी हाथियाँ इसके पास थी नहीं, मतलब ये उतना अमीर राजा तो था नहीं, तो बस एक घोड़े पे बैठ जाता है, क्योंकि हाथी तो घबरा गए थे। दूसरी हाथी पे बैठ भी जाता तो सेम टेक्निक यूज़ कर देते बिन कासिम के लोग। तो एक घोड़े पे बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, इसके सैनिक देखते हैं कि अरे हमारा राजा कहाँ चला गया, वो तो हाथी पे बैठा हुआ था, अब तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो पैनिक कर जाते हैं इसके सैनिक, और इसी चक्कर में मतलब उस पैनिक में देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके सारे सैनिक मतलब इसको बुरी तरीके से इन लोगों ने मार दिया, हरा दिया। पैनिक कर गए, उन्होंने देखा कि हमारा राजा है ही नहीं, तो इधर उधर भागने लगे, ठीक है। तो नाउ यू सी, तो दाहिर जो है, दाहिर ने फिर भी कोशिश करी एक हीरोइक फाइट देने की, लेकिन ऑब्वियसली वो जीत तो पाएगा नहीं, काफ़ी पावरफुल था बिन कासिम। तो अल्टीमेटली वो मारा जाता है, उसी दिन वो मारा जाता है। लड़ाई बहुत देर तक चली नहीं। और उसकी जो रानी थी वो विधवा हो गई, क्योंकि दाहिर मर गया। तो रानी बाई ने सरेंडर करने से मना कर दिया फोर्ट को, क्योंकि फोर्ट की चाबी वगैरह उसके पास थी, उसका पति तो लड़ने के लिए गया हुआ था। तो बिन कासिम जब पहुंचा कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया, अब ये फोर्ट मेरे हवाले कर दो, तो इसने मना कर दिया रानी बाई ने। मतलब ये नाम वाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये याद रख लो कि जौहर की स्टार्टिंग हो गई यहाँ पे। मतलब पहली बार किसी ने इस्लामिक इन्वेडर से बचने के लिए हिंदू औरतों ने खुद को आग लगा ली, ठीक है। तो रिफ्यूज, और फिर इन्होंने जौहर परफॉर्म कर लिया, तो सी परफॉर्म जौहर। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था ना। मोहम्मद बिन कासिम बिकेम विक्टोरियस। तो आप ये याद रखना कि पहली बार जौहर कब हुआ था, तो किंग दाहिर की पत्नी थी, विडो हो गई थी, रानी बाई, उन्होंने किया था किससे बचने के लिए, तो मोहम्मद बिन कासिम से बचने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम तो हरा के आ गया था राजा को, फोर्ट भी कब्जे पे कर लिया। तो उसने क्या किया, बुरी तरीके से जो है 6000 सिटीजन्स, जो मतलब फ़ौज में नहीं थे, ये लोग सैनिक नहीं थे, ये लोग बिल्कुल आम जनता, उनको मार देता है। ये मतलब कितना क्रूअल था देखो, ठीक है। और इसकी निशानी देखो बिन कासिम की, ये पाकिस्तान में है आज, क्योंकि दाहिर तो वहाँ का ही राजा था, सिंध। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक मॉस्क बनवाई थी सिंध में, तो राजा दाहिर के फोर्ट को तोड़ के, मतलब यही राजा दाहिर का फोर्ट हुआ करता था, उसको तोड़ के इसने मॉस्क बनवा दिया था। ये आज भी इसके थोड़े से हिस्से आप देख रहे हो। तो राजा दाहिर तो मर गया, सिंध आ गया इसके हिस्से। तो सिंध की एक और इम्पोर्टेंट सिटी थी मुल्तान। भले ही राजा मर गया है, लेकिन मुल्तान का कोई ना कोई इंचार्ज तो होगा, तो उसको भी इसको कब्जे में लेना ही है, उसको भी लूटना ही है। तो फिर ये पहुंचता है मुल्तान, जो थोड़े ऊपर पड़ता है, मतलब ये अंदर की तरफ घुसा चला आ रहा है, तो और ऊपर जाएगा तो इसको मुल्तान वाली सिटी मिलेगी। तो ये मुल्तान पहुंच के क्या करता है, तो मुल्तान में पीने का जो पानी जहाँ से सप्लाई होता था, तो उसमें जहर वहर बेसिकली इसने मिला दिया था। कट ऑफ द वाटर सप्लाई टू द सिटी, क्योंकि नदियों से ये मतलब नाले वगैरह बना के सिटीज़ में पानी लाते थे, तो उसको इसने कट ऑफ कर दिया था। तो अब पीने का पानी ही नहीं मिलेगा तो लोग लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया, ठीक है। एंड मतलब ये सब हो रहा था 713 AD में, सरेंडर कर देते हैं ये लोग। तो आप देख रहे हो ना, मतलब ये जिस भी सिटी में जाता है वो मतलब जीत ही जाता है बिन कासिम, इसलिए इसको काफ़ी ग्रेट माना जाता है
तो सबसे पहले ये देवल पे कब्ज़ा करता है, उसके बाद नीरून जाता है, फिर सहवान जाता है, फिर सीसम पे कब्ज़ा करता है, फिर किंग दाहिर को हराता है रेवाड़ में, और अब मुल्तान जैसी बड़ी सी सिटी पे भी कब्ज़ा कर लिया इसने। और फिर वही करता है। तो इसकी आदत थी, बहुत बुरी आदत थी, कि जो लोग इस्लाम कबूल करने से मना करते थे उनको ये मार देता था। तो काफ़ी बड़े स्केल पे ये वहाँ पे भी लोगों को मसैकर कर देता है, मार देता है, और पूरे सिटी को लूट लेता है। एंड ही ऑल्सो कैप्चर्ड वीमेन एंड चिल्ड्रन, तो वहाँ की औरतें और बच्चों को ये कैप्चर करके स्लेव बना लेता है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ से इसने सोना भी लूटा था, गोल्ड। तो इतना सोना इसको मिला था, इसको देखने को मिला था मुल्तान में, कि इसने रिकॉर्ड करवाया है। मुल्तान को ये रेफ़र करता है एज अ सिटी ऑफ गोल्ड, यानी बिन कासिम की नज़रों में मुल्तान वॉज द सिटी ऑफ गोल्ड। इतना सोना इसको वहाँ देखने को मिला था। नाउ कासिम की डेथ कैसी हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप सुनोगे तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बिन कासिम कैसे मरा, इसकी दो स्टोरीज़ है। तो बिन कासिम हिजाज का भतीजा था। तो वहाँ पे जो कैलिफ थे, तो कैलिफ के मरने के बाद जो कैलिफ जिसका सोना लूट लिया गया था, तो वो कैलिफ का नाम क्या था, कैलिफ वाहिद वन अल वाहिद वन। तो इनकी डेथ हो जाती है, और इनके डेथ होने के बाद इनका जो भाई है सुलेमान, वो कैलिफ बनने की कोशिश करता है। बट इस कोशिश को रोकते हैं ये लोग, हिजाज, ठीक है। और इसका भतीजा बिन कासिम ये नहीं चाहते थे, इन्होंने अपोज़ किया था कि कैलिफ के मरने के बाद तुम थोड़ी ना कैलिफ बनोगे। तो ठीक है, तो ये हिजाज मर जाता है। तो इस हिजाज के मरने के बाद बिन कासिम को खबर मिलती है कि हिजाज मर गया, तो मेरा चाचा मर गया। तो ये वापस लौट जाता है। तो वापस लौटने के बाद ये सुलेमान को पता चलता है कि बिन कासिम लौट आया है और वो काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है। तो कहीं कल को ये मतलब मेरे को चैलेंज ना कर दे, मेरे खिलाफ रिवोल्ट ना कर दे। तो ये उसको ना कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करके उसकी पूरी फैमिली को मरवा देता है। तो कहा जाता है कि इसने बिल्कुल टॉर्चर करके मारा था बिन कासिम को। बिन कासिम को जो है इसने मतलब चमड़े में एक ऑक्स होता है ना, ऑक्स के खाल में सिलवा दिया था, जीते जी सिलवा दिया था। उसमें पानी भर के उसको बॉईल करवा दिया था, यानी कि जो खाल होती है, पहले मान लो कि कोई ऑक्स, गाय या बैल मर गया, तो उसके अंदर इसको भर दिया, उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया और उसको सिलवा दिया, और उस पानी को उबाल दिया, यानी टॉर्चर करके मारा था बिन कासिम को। जिस बिन कासिम ने इंडिया में तबाही मचाई, देखो उसको खुद कैसे टॉर्चरस डेथ मिली। तो इसी को बोलते हैं साइकिल ऑफ कर्मा। आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। हाँ, अब ये देखो छाछनामा में एक अलग कहानी लिखी हुई है। अब ये छाछनामा क्या चीज़ है, क्योंकि किंग दाहिर की डायनेस्टी का नाम छाछ डायनेस्टी था, तो इन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखवाई है उसको ही छाछनामा बोलते हैं। तो छाछनामा में बिल्कुल एक अलग ही कहानी लिखी हुई है कि बिन कासिम कैसे मरा। तो ये बिन कासिम की कहानी क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि बिन कासिम इनका दुश्मन है, दाहिर को मारा है, तो ये उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि फिर उसके साथ आगे चल के क्या हुआ। तो इन्होंने बताया है कि दाहिर को मारने के बाद, मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी सारे स्लेव्स लेके गया था बिन कासिम, तो उसी में जो दाहिर की बेटियों को भी लेके चला गया था, ठीक है। तो सोचा था कि मैं बेटियों को लेके जाता हूँ, ये लोग इनको स्लेव बना के ना गिफ्ट कर दूंगा कैलिफ को, तो कैलिफ खुश हो जाएगा। तो इसने दाहिर की बेटियों को गिफ्ट कर दिया कैलिफ को। तो इसकी बेटियों ने कैलिफ को बोला कि देखो ये जो बिन कासिम है ये अच्छा आदमी नहीं है, तो इन्होंने मतलब हमको डिसरेस्पेक्ट किया, जबकि इस्लाम में लिखा हुआ है कि आप वीमेन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इसने पहले हमको मतलब काफ़ी डिसरेस्पेक्ट किया, हमारे साथ बुरा किया। तो ये बात कैलिफ को अच्छी नहीं लगती है, तो कैलिफ इसको पकड़वा लेता है, और फिर से वही टॉर्चर वाली कहानी लिखी हुई है, कैसे उसको इसमें सिलवा के वो मार देता है। तो मोर और लेस इतना तो तय है कि इसकी डेथ जो हुई थी मतलब बहुत ही बुरे तरीके से हुई थी। ये देखो आप, इट्स इमेज टू डिस्प्ले उसकी डेथ आखिर हुए कैसी थी। ये ऑक्स में उसको उसके अंदर भरवा दिया था और उसको बॉईल करवा दिया था, पानी डाल के बॉईल करवा दिया था बिन कासिम को। तो बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, आप कह सकते हो इस्लामिक इन्वेडर, जो कि अपनी फ़ौज लेके इंडिया में आया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक इन्वेडर है जो इंडिया आया था, हिज नेम इज़ मोहम्मद गजनवी। तो यू कैन सी ये है मोहम्मद गजनवी। तो ये अफ़गानिस्तान के रीजन में रूल करता था। तो अगर कोई पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी कौन था, तो ही वॉज द किंग ऑफ गजनी। तो ये गजनी जो है ये अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा प्रोविंस है। आगे आप चल के देखोगे कि इसी गजनी की ज़िम्मेदारी अकबर, आपने अगर अकबर का नाम सुना होगा, मुग़ल एम्परर,
तो अकबर भी इस पे रूल करता है आगे चल के। तो इस वक्त गजनी जो है मोहम्मद गजनवी पे के अंडर कंट्रोल में है। तो ही वॉज द किंग ऑफ गजनी, जो 1971 से 1030 एडी तक वहाँ करा जाता है। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर, यानी टर्की से आने वाला पहला इन्वेडर था ये, क्योंकि ये लोग जो थे उमैयद वाले, ये लोग तो सीरिया, इजिप्ट, ईरान इस रीजन से आ रहे थे ना। ये पहला टर्किश है। इसके बाद और भी टर्किश लोग आएंगे, ठीक है, टर्किश मंगोल आएंगे, वो दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे। तो ये पहला टर्किश है। कौन? तो मोहम्मद गजनवी। तो ये कहाँ का राजा है? गजनी। तो गजनी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक चीज़ नोट कर लो फ्रॉम कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कई बार पूछा जाता है कि फिरदौसी और अल बरूनी, ये जो दो पोइट्स हैं, ये किसके लिए काम करते थे? तो ये गजनवी के लिए काम करते थे। अब ये पोइट्स का क्या चक्कर है? तो राजा जो भी है कहीं भी वॉर वगैरह पे जाते थे तो अपने साथ पोइट्स को भी ले जाते थे कि तुम वॉर को देखो कि लड़ाई में क्या क्या हो रहा है, और फिर जब मैं जीत जाऊंगा तो हम एक स्टोरी लिखेंगे, तो वो स्टोरी तुम ही लिखना। तो इसके लिए ये लोग ना अपने साथ साथ इनको लेके जाया करते थे। तो ये भी अपने साथ ऐसे ही दो स्कॉलर्स को लेके जाता था, ये जहाँ भी जाता था, फिरदौसी और अल बरूनी। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि फिरदौसी और अल बरूनी ने क्या क्या लिखा है। तो अब हम जानते हैं कि महमूद ऑफ गजनवी की कहानी। तो ये गजनी से आया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। तो इसने एक डायनेस्टी बसाई थी गजनी को कैप्चर करके, उसका नाम अपने नाम के ऊपर ही रखा था, क्योंकि इसका नाम गजनवी था। तो इसने अपनी डायनेस्टी का नाम गजनवीड रख दिया कि गजनवीड डायनेस्टी का मालिक हूँ मैं। तो एट दी हाइट ऑफ हिज पावर, जब ये जिंदा था और ये काफ़ी एक्सपेंड कर चुका था, तो इसकी टेरिटरी क्या क्या थी वो देख लो। नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, यानी उमैयद डायनेस्टी के भी थोड़े से, क्योंकि ईरान वगैरह तो उमैयद डायनेस्टी के हवाले थे, तो उमैयद डायनेस्टी का भी थोड़ा सा पार्ट इसने कंट्रोल कर रखा था। देखो कितना पावरफुल था ये, ठीक है। पंजाब पे भी इसका कंट्रोल था, तो यानी कि ईरान से लेके पंजाब, यानी बीच में जो पड़ते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, वो तो ऑब्वियसली इसके हिस्से में आएंगे, क्योंकि जब कोई कह रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न ईरान से लेके पंजाब तक मेरा कंट्रोल है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीच में जो अफ़गानिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, सिंध वगैरह, ये सब कुछ इसके कंट्रोल में। और मकरान कोस्ट, यानी मकरान कोस्ट वही जो देवल कोट आपने देखा था, कोस्ट यानी पाकिस्तान का जो अरेबियन सी वाला कोस्ट है उसको मकरान कोस्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में फेमस है कि इसने 17 बारी 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया था, ठीक है ना। तभी इसने इंडिया पे अटैक किया, तभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में ये फैक्ट आप जान लो कि इसने काफ़ी टाइम्स 17 बार इंडिया पे अटैक किया। तो इसके पहले अटैक करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वो तो आया, उसने 2-4 सिटीज़ को कब्ज़ा किया, और एक ही बार वो आया और एक ही बार में वो लौट गया और फिर मर गया। लेकिन ये जो बंदा है ये बार बार इंडिया पे अटैक करता है, ठीक है ना। तो मोहम्मद ये जो गजनी है, क्योंकि इसको कभी मोहम्मद गजनवी भी बोलते हैं, गजनी भी बोलते हैं, क्योंकि उसने गजनी को अपना कैपिटल बना रखा था। तो ये ऑलमोस्ट 26 साल तक इंडिया पे अटैक करता रहा, मतलब क्योंकि इसने 17 बार अटैक किया है, तो एक बार अटैक करने में 1 साल का टाइम लग जाता है। तो 26 साल के टाइम ड्यूरेशन में 17 बार ही इंडिया पे अटैक करता है ये, ठीक है। तो जब पहली बार ये इंडिया पे अटैक करता है तो खाइबर नाम की जगह है, तो खाइबर इज़ अ पास, तो पहाड़ के बीच का एरिया है जहाँ से आप इंडियन मतलब प्रॉपर इंडियन टेरिटरी में एंटर करते हो। तो सबसे पहला अटैक ये करता है ऑब्वियसली खाइबर पे ही करता है, क्योंकि वहाँ वो आप समझ लो कि इंडिया का गेट है। क्योंकि अगर आपको इंडिया पे कब्ज़ा करना है तो एक ही तरीका, या तो आप खाइबर पास को से क्रॉस होके आओ, अदरवाइज़ आप हिमालय पे पहाड़ पे चढ़ के आओ। तो कोई तो मतलब अपनी फ़ौज को लेके हिमालय पे चढ़ नहीं सकता है ना। तो इसने सबसे पहला जो अटैक किया था तो खाइबर पे ही किया था, गेट को ही कब्ज़ा कर लिया कि अब हमको इंडिया में घुसने से कोई रोक नहीं सकता। फिर वहाँ पे अपना गवर्नर बना के वापस लौट गया था, ठीक है। तो फिर ये खाइबर पे तो कब्ज़ा कर ही चुका है, तो गेट पे कब्ज़ा कर चुका है, तो अब ये गेट के अंदर घुसता है। तो उस वक्त खाइबर के ठीक इधर से काबुल स्टार्ट हो जाता है, काबुल यानी अफ़गानिस्तान वाला थोड़ा सा हिस्सा। तो वहाँ पे एक हिंदू राजा रूल करता था, उसका नाम था राजा जयपाल, ये आप याद रख लो, राजा जयपाल। तो इससे इसकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी कोशिशें करता रहता है कि खाइबर के इधर वाले एरिया पे राजा जयपाल से इसका मुकाबला हो रहा होता है, लेकिन ये जीत नहीं पाता है, इसको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी महीनों का टाइम लगता है। अल्टीमेटली 1001 AD में
बैटल ऑफ पेशावर, यानी पेशावर जो है पाकिस्तान में है, यानी सिंध कह लो आप, उसके एरिया में लड़ता है ये जयपाल से और जयपाल को हरा देता है। ठीक है ना। काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहा था, जयपाल उसको जीतने नहीं दे रहा था काबुल वाला एरिया, तो जयपाल हार जाता है। कहाँ? तो बैटल ऑफ पेशावर में। तो जयपाल हार जाता है, तो हारने के बाद वो सुसाइड कमिट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त राजा मानते थे कि डू और डाई, या तो हम जीतेंगे या तो हम मर के ही लौटेंगे। तो अगर ये जिंदा बच गया है तो ये सोचता है कि अब मैं जी के क्या करूँगा, तो ये सुसाइड कमिट कर लेता है। कौन? तो जयपाल। क्योंकि ये काफ़ी महीनों से इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, अल्टीमेटली मतलब ये हार गया, तो अब ये सोचता है कि मैं जी के क्या करूँगा, मैं सुसाइड ही कमिट कर लेता हूँ। फिर इसका जो बेटा है वो वहाँ से चला आता है इंडिया, मालवा के रीजन में आता है, क्योंकि ये जो राजा जयपाल था ना, ये बेसिकली एक राजपूत था। तो इसका बेटा आनंद पाल बाकी राजपूत रूलर से कांटेक्ट करता है। तो उस वक्त उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर यानी बुंदेलखंड, आज का बांदा, झांसी, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, यहाँ इन सब जगहों पे राजपूत रूल कर रहे थे। यानी कि इसके भाई वगैरह थे, चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई सब। तो इन सब से ये कांटेक्ट करता है कि ये देखो अब हमको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो इंडिया में बढ़ा चला आ रहा है। तो ये सारे मिल के एक हो जाते हैं, सारे राजपूत थे। तो ये जो सब मिल के एक हो गए, सारे मिल के एक फैमिली बन गए, इसको बोलते हैं राजपूत कन्फेडरेसी। ठीक है। तो ये क्यों बनी थी, किसके खिलाफ बनी थी? तो ये महमूद गजनी के खिलाफ बनी थी, बिन कासिम के खिलाफ नहीं बनी थी, क्योंकि बिन कासिम ने बस सिंध में कदम रखा था, उसको राजपूतों से कभी उसका सामना हुआ ही नहीं था। ठीक है ना। तो राजपूत कन्फेडरेसी जो बनती है वो अफ़गानिस्तान से आने वाले खतरे के लिए बनाई गई थी। तो अफ़गानिस्तान से आया कौन था? गजनी से कौन आया था? तो मोहम्मद गजनवी। ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ सालों के बाद इन लोगों का आमना सामना होना स्टार्ट हो जाता है। राजपूत मिलके एक हो गए थे और गजनी तो चाह ही रहा था कि मैं इंडिया में अब अंदर घुसूँगा। तो इन 1005 AD भेरा, ये सब पाकिस्तान के इलाके हैं, भेरा पे कब्ज़ा करता है। ठीक है। और फिर मुल्तान पे कब्ज़ा करता है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो हर कोई चाहता था कि इनको अपने कंट्रोल में करना। तो उस टाइम आनंद पाल रोकने की कोशिश करता है इसको, मतलब ये बिल्कुल शुरुआत में। इसका बाप तो हार ही गया था बिन कासिम मोहम्मद गजनवी से, अब बेटा इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा भी शुरू में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, यानी भेरा को रोकने की कोशिश की उसने कि गजनी को रोकूंगा, नहीं रोक पाया। मुल्तान को में घुसने से रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये आगे बढ़ा चला आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो राजपूत मिल के एक हो गए थे, जिसको नाम दिया जाता है हिस्टोरिकली राजपूत कन्फेडरेसी के नाम से, तो वो और ये मोहम्मद गजनवी, इनकी फ़ौज आमने सामने फिर से पेशावर में ही लड़ाई होती है। एक बार ऑलरेडी पेशावर में हो चुकी है लड़ाई, जिसमें इसका बाप फादर मर गया था, और मतलब उसने सुसाइड कमिट कर लिया था हारने के बाद। अब फिर ठीक उसी जगह पे दूसरी बार ये लोग आपस में लड़ते हैं, और नतीजा फिर भी वही रहता है, सेम टू सेम, कि महमूद अब गजनी जीत जाता है। काफ़ी देर लड़ने के बाद ये जीत ही जाता है अल्टीमेटली। एंड अब ये राजपूतों को हरा देता है। तो राजपूतों के हिस्से में उस वक्त मुल्तान और सिंध ये सारी चीज़ें आती थी, तो अभी हरा दिया, राजपूत हार गए हैं इससे, तो अब ये तो मुल्तान और सिंध का राजा ही बन गया। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इस्लाम जो है, मतलब इस्लामिक टेरिटरी बनती जा रही है इंडिया। अभी तक इंडिया में इस्लाम का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तो अब इतने खूंखार राजा, बड़े बड़े राजा आके ना एरिया पे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तो ये मतलब दैट इज़ हाउ इस्लाम, आप देख रहे हो कि कैसे कैसे धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है। तो ना यू सी द इंडियन किंगडम्स ऑफ नगरकोट, मतलब हर वो इलाका जो राजपूतों के अंडर आता था उसको इसने अपने कब्ज़े में ले लिया। नागरकोट, थानेसर, थोड़ी देर पहले तक आप देख रहे हो कि थानेसर मतलब 400-500 साल पहले तक हर्षवर्धन के कंट्रोल में था। ठीक है ना। अब आप देखो कि ये क्या हो गया, तो ये इसके कंट्रोल में चला गया। कन्नौज, तो कन्नौज ऑलमोस्ट इंडिया का कैपिटल ही माना जाता था उस वक्त, दिल्ली से भी इम्पोर्टेंट था। तो कन्नौज भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया, ग्वालियर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सब राजपूतों के हाथ में थे पहले, तो उसको इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर छोटे छोटे राजाओं को, जैसे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, छोटे छोटे जो राजाओं को ना अपने अंडर नौकरी पे रखा। इसने कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुमको मेरे लिए काम करना होगा, यू बिकम माई वेसल, तो मेरे ज़मींदारों की तरह रहोगे। तो इसने छोटे छोटे राजाओं को ज़मींदार बना दिया और ख़ुद वापस ये लौट जाता है। ठीक है।
तो अब इसके बारे में एक चीज़ हमको बहुत डिटेल में पढ़नी है कि इसने सोमनाथ पे अटैक किया था। तो सोमनाथ पे ये जो अटैक करता है इसने 1025 टाइम्स, ऐसे तो कहा जाता है इसके बारे में कि इसने इंडिया पे टोटल 17 टाइम्स अटैक किया है, ठीक है। लेकिन हर बार ये सोमनाथ पे ही अटैक कर रहा था, ये ज़रूरी नहीं है। तो सोमनाथ पे जो इसने सबसे बड़ा अटैक किया था ना वो था 1025 में, ये याद रख लो। तो ये है सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये समुद्र के किनारे पे है सोमनाथ टेम्पल। तो ये काफ़ी बड़ा टेम्पल हुआ करता था। तो इसकी देख रेख के लिए ना उस वक्त 10,000 मतलब जो भी राजा, मतलब उस वक्त तो राजपूत ही इसको बेसिकली कंट्रोल करते थे, तो उन्होंने 10,000 गांव इसकी देख रेख के लिए दे रखे थे। मतलब गाँव को देख रेख पे देने का क्या मतलब होता है, उस वक्त हर कोई अपना टैक्स राजा को पे करता था, लेकिन राजा ने कह रखा था कि तुम 10,000 गांव के लोग अपना टैक्स इस मंदिर के देख रेख करने वाले को पे करोगे, जो भी मंदिर का केयर टेकर होगा, ताकि मंदिर को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मेंटेन करके रखा जा सके। तो क्योंकि इस्लाम में एक मान्यता थी कि आपको मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये जो महमूद गजनवी था तो ये इस्लाम को बहुत अच्छे से मानता था। तो ये चाहता था कि मैं एक मैसेज दूं इंडियंस को कि तुम्हें मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भी इसने इस पर अटैक किया था और इसको बिल्कुल लूट लिया था बुरी तरीके से। तो मंदिर को लूटने के बाद उसकी इमेज बन गई थी कि इज़ द चैम्पियन ऑफ इस्लाम, मतलब जो उमैयद डायनेस्टी वाले लोग थे और बाकी जो भी इस्लामिक रूलर थे उस वक्त के, तो वो इसको काफ़ी रिस्पेक्ट देने लगे थे कि हाँ देखो ये तो उस एरिया में चला गया जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए, और मतलब ये नॉन बिलीवर्स को, मतलब उन लोगों को जो इस्लाम में फॉलो नहीं करते, उनको ये सबक सिखाता है। तो इसकी काफ़ी इज्जत बढ़ गई थी, इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी मुस्लिम वर्ल्ड में। तो ना यूसी, तो इस मंदिर की इतनी अहमियत क्यों है, हम क्यों इस मंदिर को लूटे जाने को मतलब हिस्टोरियंस बहुत बुरा मानते हैं, इसको आज भी डिस्कस करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस समझो। तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10,000, सोचो ये कितना बड़ा मंदिर रहा होगा कि 10,000 गाँवों का टैक्स इसको दिया जाता था कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए। और कहा जाता है कि रोज़ वहाँ हज़ारों लाखों लोग आते थे पूजा करने के लिए। ऑलमोस्ट मतलब इंडिया का सिंबल था ये, हिंदुइज़्म का सिंबल था उस वक्त का, ठीक है ना। तो जब वो यहाँ से लूट के ले गया था तो 20 लाख दीनार यानी सोने की मुहर, 20 लाख रुपए नहीं, 20 लाख सोने के मुहरें लूट के ले गया था, ठीक है। कितना पैसा लूट के ले गया था सोचो। एंड द आइडल ऑफ शिवा वॉज ब्रोकन इनटू पीसेज। तो वहाँ पे जो भगवान शिव की पूजा होती थी, सोम, तो सोम मतलब भगवान शिव का ही एक नाम है, सोमनाथ। तो भगवान शिव का मंदिर था ये, तो उसने उस मूर्ति को ही तोड़ दिया था, यू कैन सी हियर। तो ये लूटता है इसको आके। तो कब लूट रहा था ये इसको, जो एक मेजर सबसे बड़ी इन्वेंशन जिसमें कि ये 20,000 सोने की मोहरें लूट के ले जाता है, वो कब किया था इसने, तो 1025 AD पे। तो इसका असर क्या हुआ, बिन कासिम के इंडिया आने का असर क्या हुआ, ये तो आप समझ ही सकते हो। सिंध और पंजाब को उसने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, ठीक है। पंजाब के बारे में उतनी डिटेल हमको नहीं पता, बट सिंध के साथ उसने क्या किया था वो तो आप देख ही रहे हो। उसके 5-6 सिटीज़ में उसने मैसेकर किया था, हज़ारों लाखों लोगों को मारा था। तो महमूद के इंडिया पे अटैक करने का क्या असर हुआ वो हमको समझ लेना चाहिए। तो महमूद तो अफ़गानिस्तान से आया था, तो वो तो काफ़ी ईज़िली कब्ज़ा करके ले गया पंजाब और सिंध पे उसने काफ़ी कब्ज़ा करके रखा था 135 तक, जब तक वो मतलब ज़िंदा रहा। अब मैंने आपको बताया था कि वो अपने साथ 2 पोएट्स को लेके घूमता था, उसमें से पहले का नाम था फिरदौसी। तो फिरदौसी ने लिखी है एक बुक, उसका नाम है शाहनामा। ये आप याद रखना, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है, तो शाहनामा। तो इस बुक में उसने क्या लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी जो है उसका जो एरिया था वो इंडिया नहीं था, सिर्फ इंडिया का तो थोड़ा सा हिस्सा था ना उसके पास, पंजाब का, मुल्तान का, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका जो था ना वो ईरान में पड़ता था। तो वो तो ईरान से ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ना। तो इसका जो पोएट था ना फिरदौसी, उसने ईरान की हिस्ट्री लिखी है, तो ईरान के जो वॉरियर्स हैं उनकी हिस्ट्री लिखी है। तो ये काफ़ी पैसे वैसे देता था इनको, तो उसकी हिस्ट्री लिखी है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो बुक है शाहनामा, ये आज की डेट में मतलब एज ऑफ टुडे ईरान का नेशनल एपिक मानी जाती है, ठीक है, फिरदौसी का शाहनामा ना। जो दूसरा पोएट उसके साथ घूमा करता था उसका नाम वाज अल बरूनी। तो ही हैज़ रिटन अ बुक अबाउट इंडिया। पहले ने तो ईरान के बारे में लिखा है, जबकि दूसरे ने इंडिया, वो इंडिया भी आया था इसके साथ,
तो अल बरूनी ने मोहम्मद गजनवी के बारे में एक चीज़ लिखी है कि मोहम्मद गजनवी ने उसको वादा किया था कि तुम मतलब अगर एक लाइन लिखोगे तो मैं तुम्हें एक सोने की मुहर दूंगा, लेकिन उसने बाद में अपनी बात से मुकर गया था। ये चीज़ उसने लिखी है कि ये बिल्कुल कंजूस आदमी है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। तो अल बरूनी ने एक बुक लिखी इंडिया के बारे में, इसको बोलते हैं किताबुल हिंद, मतलब बुक ऑफ इंडिया, बुक अबाउट इंडिया एंड इंक्वायरी इनटू इंडिया। तो आप याद रखना अल बरूनी ने ही लिखी है। तो द गजनविड कन्क्वेस्ट का क्या मतलब है? गजनी द्वारा किया गया कन्क्वेस्ट, क्योंकि उसने जो अपनी डायनेस्टी बसाई थी उसका नाम है गजनविड। तो गजनविड कन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब एंड मुल्तान कम्प्लीटली चेंज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन ही बदल गई थी। राजपूत वगैरह थे वहाँ पे, रूल किया करते थे, अब उनका नामो निशानी मिट गया था, वो ज़मींदार बन के रह गए थे, और जो बड़े बड़े राजपूत थे उनको इसने हरा के मार दिया था, भगा दिया था। ठीक है, तो महमूद के इन्वेजन से बिल्कुल ये बात सबको समझ में आ गई थी कि इंडिया में एंटर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे अभी कोई बहुत बड़ा राजा है नहीं, अभी वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अच्छी है कि हम चाहें तो वहाँ के राजाओं को हरा सकते हैं, उनमें आपस में ही मतलब उतनी स्ट्रेंथ बची नहीं है वहाँ के राजाओं में। तो ये सारी चीज़ पूरी दुनिया को पता चल गई, और क्योंकि ये जो महमूद गजनवी था वो टर्क था, तो ये बात इसके रिश्तेदारों को भी पता चली कि देखो हमारा एक रिश्तेदार इंडिया में जाके तबाही मचा रहा है। तो बाकी टर्क्स भी इस बात से एक्साइटेड हो गए कि हम भी इसको फॉलो करते हैं, जब ये कर सकता है, ये लूट सकता है इंडिया को, तो हम क्यों नहीं लूटे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, तो इस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहा नहीं, तो पंजाब उसके एम्पायर में चला गया। जो राजपूतों की वीकनेस है वो सबको पता चल गई। महमूद जो जीता, तो बाकी फर्दर जो लोग आएंगे वो इस्लाम को और आगे फैलाएंगे, तो इस्लाम को फैलाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप प्रूव हुआ, और इंडिया के काफ़ी वेल्थ जो है हमारे हाथ से निकल के चली गई। कहाँ चली गई? तो ईरान चली गई, अफ़गानिस्तान चली गई। ठीक है, और इंडिया की प्रेस्टीज को काफ़ी बड़ा धक्का लगा। आर्ट एंड कल्चर बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, इसने मंदिर वंदिर को तोड़ दिया। अब सब लोग लड़ने में ही बिज़ी रहेंगे, तो बुक्स वगैरह कौन लिखेगा। तो उस वक्त आप देख रहे हो कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इंडिया का आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्रेस ही रुक गया था। ठीक, और ये तो आप समझते ही हो कि इस्लाम को फैलने में काफ़ी मदद मिली। इस तरह मिलिट्री कैंपेन्स होंगे, आप मजबूर करोगे कि इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो मार दिए जाओगे, तो इस तरह इसने इस्लाम को फैलाने में काफ़ी मदद करी। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा आउटकम है कि आप इतनी बार अटैक होने के बाद जो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, काफ़ी कन्फ्यूज़न फैल गया, किसी को पता ही नहीं चलता था कि राजा कौन है, कब कितनी देर तक रहेगा। तो बिल्कुल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिल्कुल हिल सी गई थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल बैठ गया था। ठीक, और ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा फैक्ट है कि लाखों लोग, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, यानी वो लोग जो इंडिया को डिफेंड करते हैं, वो मारे जा रहे थे। अब जो खेतों में काम करते हैं किसान, जो ट्रेडर्स हैं, वो तो लड़ते थे नहीं, उनकी तो बॉडी वॉडी उतनी स्ट्रांग थी नहीं। तो ये जो सोल्जर्स हैं, देखो हज़ारों लाखों की संख्या में मारे गए, यानी इंडिया को बचाने वालों की फ़ौज जो है वो कम होती चली जा रही थी। अब महमूद ऑफ गजनवी के सक्सेसर्स का क्या हुआ? इसने तो काफ़ी इंडिया को लूटा 17 टाइम्स, इसके सक्सेसर्स ने क्या किया? ठीक है, तो ही वॉज नॉट अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बस लूटने उटने में ही बिज़ी रहता था। ही वॉज नॉट अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और इसने काफ़ी स्टेबल एम्पायर नहीं बना पाया था ये। ठीक है, तो हिज एम्पायर एग्जिस्टेड ओनली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी जब तक ये ज़िंदा रहा सिर्फ तभी तक इसकी एम्पायर रही। इसके मरने के इमीडिएटली बाद इसकी एम्पायर ही ख़त्म हो गई। तो ये कब मरा? तो 30 अप्रैल 1030, एंड हिज मौसोलियम इज़ लोकेटेड इन गजनी। तो जैसे ही ये मरा तो इसकी पूरी एम्पायर ही बिखर गई, टूट गई, कोई उसको बचाने वाला रहा नहीं। शैटर्ड इनटू पीसेस अंडर हिज सक्सेसर्स। ठीक, सो ही फेल्ड टू एस्टैब्लिश हिज एम्पायर एंड कुड नॉट लिव एनी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी बहुत ज़्यादा दिनों तक इसका कोई इम्पैक्ट इंडिया पे रहा नहीं, क्योंकि ये अपनी एम्पायर इसके मरने के इमीडिएट बाद बिल्कुल वैनिश ही हो गई। तो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट दी अर्ली इस्लामिक इन्वेजन। तो इस तरह आप देख रहे हो कि जो दो प्रोमिनेंट फिगर, अर्ली इस्लामिक फिगर्स जो इंडिया में आते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी आज आपने समझी।